आप सभी का एक बार फिर से कृषि की क्लास में स्वागत है। और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे फसल बीमा की। आपने ये तो सुना होगा कि इंसान का बीमा होता है, आपका होगा, आपके परिवार वालों का भी होगा। मोटरसाइकिल का बीमा होता है, कार का बीमा होता है, लेकिन शायद ये नहीं सुना होगा कि फसल का भी बीमा होता है। विशेष रूप से जो शहरी पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी हैं उनको ये बात मालूम नहीं होगी कि फसलों का भी बीमा किया जाता है। जिनका व्यवसाय, जिन विद्यार्थियों के परिवार का व्यवसाय कृषि है, वो तो शायद जानते हैं कि फसलों का बीमा होता है। तो इसके संदर्भ में हम आज पढ़ेंगे भारत की फसल बीमा की सबसे बड़ी योजना, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत सरकार द्वारा 2016 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो सबसे पहले तो अपने को ये जानना है कि ये योजना किसने प्रारंभ की, भारत सरकार ने प्रारंभ की या राज्य सरकार ने प्रारंभ की, यानी राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की या भारत सरकार ने। तो अपने को ये जानना है यहाँ पर कि ये भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार ने इसको प्रारंभ किया था। कब से, किसने प्रारंभ की? भारत सरकार। कब से, एक फैक्ट ये है, कब? खरीफ फसल दो 2016 भारत सरकार ने फसलों का बीमा करने के लिए एक योजना प्रारंभ की जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये योजना पहली बार कब आई अस्तित्व में? खरीफ फसल 2016 में। 2016 की जो कौन कौन सी फसलें हुई, खरीफ, रबी, जायद, 3 फसलें होती हैं, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो उसकी जो खरीफ फसल यानी इस साल की 2016 के साल की पहली फसल कौन सी खरीफ वाली होगी, जो जुलाई में, जून में बोई जाती है। तो इस खरीफ फसल से ये प्रारंभ की गई योजना। ये फैक्ट एकदम याद रखना आपने को। अब इस फसल में किससे सुरक्षा? ये जो बीमा किया जाता है, ये बीमा किस बात की सुरक्षा प्रदान करता है फसलों को? इससे फसलों को किस प्रकार की सेफ्टी प्राप्त होती है? तो ये एकदम से समझने की बात है यहां। तो इससे फायदा क्या है इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से? तो इसमें क्या है? प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, अब इसमें जैसे बाढ़ या ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदा कौन सी हो गई आपकी? सूखा, या जिसे इसे अनावृष्टि भी कहते हैं। अनावृष्टि समझते हैं ना? अनावृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है बारिश से, अना का मतलब बिल्कुल नहीं होना। तो बाढ़ तो आप जानते हैं, अतिवृष्टि भी कहते हैं बाढ़ को। जिससे भी बिहार में, असम में लाखों हेक्टेयर बीघा जमीन, लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि इस बाढ़ की वजह से नष्ट हो चुकी है, फसल खत्म हो चुकी है, फसल बह चुकी है पानी में। बिहार का, असम का, वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी आ रही है बाढ़, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में इस वक्त जो बाढ़ का प्रभाव है वो है असम और बिहार, 2 राज्यों में। तो दोनों ही राज्यों में भारी नुकसान पहुंच रहा है फसलों को भी।
इस बाढ़ की वजह से। एक ओलावृष्टि होती है, जनरली ओलावृष्टि होती है कब? सर्दी के मौसम में होती है अपने यहाँ। जैसे राजस्थान में भी अक्सर हो जाती है दिसंबर जनवरी में, माउंट आती है तो माउंट के साथ ओले भी गिर जाते हैं। तो ओलावृष्टि से भी सरसों की फसल खराब हो जाती है, जैसे ये गेहूं की फसल खराब हो जाती है, चने की फसल खराब हो जाती है। रबी की फसल ज्यादा इफेक्टेड है ओलावृष्टि से अपने यहाँ। अच्छा, एक अनावृष्टि होती है जो अक्सर खरीफ और रबी दोनों ही प्रभावित होती है इससे। अनावृष्टि का मतलब सूखा पड़ना, बारिश नहीं होना, उसे सूखा को कहते हैं अनावृष्टि। तो ये बाढ़, ओलावृष्टि, अनावृष्टि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, यानी ये ऐसी घटनाएं हैं जो इंसान की वजह से नहीं होती है। ये किसकी वजह से हो रही है? प्रकृति की देन है ये। बारिश नहीं होना या बहुत ज्यादा होना या ओले गिरना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं, इसलिए इसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। आपदा का मतलब होता है संकट। मेरे तो घर में आपदा आई हुई, कहते हैं ना, संकट आया हुआ, मेरे तो इमरजेंसी आई हुई घर में। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति की दी हुई। तो ये प्राकृतिक आपदा है जिसके अंतर्गत ये घटनाएं सम्मिलित की जाती है। इनकी वजह से अगर फसल को नुकसान पहुंचता है, नष्ट होती फसल, तो उसकी सुरक्षा प्रदान करता है ये योजना। मतलब मान लो बाढ़ की वजह से, अभी जैसे बिहार में असल में क्या हो रहा, फसलें बह रही है, पानी में बह गई, तो अब उससे किसानों को क्या मिलेगा? किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो बीमा कंपनी है जिसने इन फसलों का बीमा किया है, बाय द वे किसी ने नहीं कराया, किसान ने बीमा, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जिसने कराया है तो उस फसल का क्या होगा? मुआवजा मिलेगा उनको। मुआवजा कौन देगी? बीमा कंपनी देगी। वो इस बात की तो गारंटी देती है बीमा कंपनी का, आपको प्राकृतिक आपदाओं से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बाढ़ आई तो आपकी फसल का जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे। तो बीमा कंपनी करती है। वो सिस्टम है जैसे डेथ हो जाती है किसी की, मान लो किसी इंसान का, आपके घर में किसी व्यक्ति का बीमा करा रखा है कि भाई 60 साल से पहले अगर डेथ हो गई तो बीमा कंपनी देती है पैसे, और हो जाती है किसी की तो देती है बीमा कंपनी, या एक्सीडेंटल डेथ हो गई या नेचुरल डेथ भी हो जाती है। जैसे व्हीकल में होता है कि व्हीकल चोरी हो गया तो व्हीकल की जो कीमत बन रही है वो बीमा कंपनी आपको पे करती है। तो आप निश्चिंत रहते हो, सेफ रहते हो। इसलिए तो बिना सोचे अपन कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कोई बात नहीं, चोरी भी हो गई तो बीमा कंपनी मुझे पैसे दे देगी क्योंकि मैंने उसका बीमा करा रखा है। ऐसे फसल में होता है, किसान निश्चिंत रहता है, चलो कोई बात नहीं, बाढ़ आ गई, बीमा कंपनी देगी पैसे। तो एक तो प्राकृतिक आपदा। अब आगे चलेंगे, और किससे सुरक्षा प्रदान करती है ये? रोग। फसलों में रोग हो जाते हैं ना, रोग। अभी जैसे इस साल की बात बताएं आपको, उड़द की फसल में रोग हो रखा है, और किसान, जैसे मेरी भी कई किसानों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि साहब इस बार तो जितना प्रोडक्शन होता है उड़द का उसका 25% ही होगा क्योंकि उड़द में कोई विशेष प्रकार का रोग लगा हुआ है। तो रोग हो जाता है फसल भी तो बीमार होती है ना, इंसान बीमार होता है वैसे फसल भी बीमार होती है। देखो, फसल और इंसान में कोई फर्क नहीं, दोनों ही जीव है, वो भी जीव है, ये भी जीव है। अभी पत्थर जीव नहीं है, समझे, लेकिन फसल जीव है। तो उसमें भी जो जो घटनाएं इंसान के साथ होती है वो फसलों के साथ भी हो सकती है, वनस्पति के साथ भी हो सकती है। इंसान बिना पानी के मर जाता है ना सूखे में, तो सूखे में फसल भी मर जाती है। बाढ़ में इंसान बह जाता है, फसल भी बह जाती है, समझिए। ज्यादा ठंड पड़ी तो क्या होता है, इंसान मर जाता है ना ज्यादा ठंड में, सहन नहीं कर पाते ना सर्दी। उसी तरह फसल भी मर जाती है ठंड ज्यादा होती है तो, क्योंकि दोनों ही जीव है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, समझे। तो यहां रोग फसल के भी लग रहा है, फसल के रोग लग गया तो रोग में ये भी कीट लगना वो भी आता है, या रोग एक ही बात है वो। तो उसकी वजह से यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी बीमा कंपनी करती है। एक है इसमें जानवरों से नुकसान, जानवरों से क्षति। मान लो आपकी फसल को नीलगाय या रोजड़े खा गए, समझे। किसान तो घर आ गया बेचारा, और रात में क्या नीलगाय आई और वो चट कर गई फसल को। टिड्डियां आई, जैसे भी टिड्डियां फसल बिल्कुल साफ कर देती खेत को। तो अब किसानों का क्या होगा? लेकिन किसानों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, टिड्डियों ने साफ तो कर दिया खेत उनका, लेकिन उनकी फसल का बीमा हो रखा है। तो बीमा हो रखा है तो जो नुकसान हुआ ना,
वो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। यानी बीमा कंपनी लगभग ये रहता है उसका क्राइटेरिया कि आपको जितना उत्पादन होना था, यानी वो फसल अगर जिंदा रहती है तो जितना प्रोडक्शन उससे प्राप्त होता है उस प्रोडक्शन का काफी हिस्सा, पूरा हिस्सा तो नहीं मिलता लेकिन काफी हिस्सा वो की कीमत जितनी राशि वो बीमा कंपनी किसान को प्रदान करती है। तो इसमें इसलिए अभी जैसे टिड्डियों से नुकसान हुआ या जैसे जानवरों से रोजरों से नुकसान होता है फसल को, सुअरों से होता है और दूसरे जानवरों से होता है, तो इनसे भी अगर कोई नुकसान हुआ ना तो उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करती है। बीमा कंपनी किसान को पैसे दे देगी जो भी उस खेत का मालिक है, अगर उसने बीमा करा रखा है। तो आप क्या समझे, फसल बीमे का फायदा क्या है, आप क्यों करा रहे हैं फसल बीमा? उसका फायदा ये है कि यदि इन कारणों से फसल नष्ट होती है, बाढ़ से, ओलावृष्टि से, अनावृष्टि से, या रोग लग जाता है या जानवर उसको खराब कर देते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। समझिए, इसलिए फसल का बीमा कराया जाता है। इसीलिए सरकार ने बीमे की व्यवस्था की है, क्योंकि सरकार को मालूम था किसानों को भारी लॉस होता है हर साल। अब फिर तो भारत में तो क्या है कि मानसूनी जलवायु है। अब मानसूनी जलवायु में क्या होता है, कभी बारिश होती है कभी होती नहीं है। बारिश में अनियमितता बहुत अधिक होती है, अपर्याप्तता भी होती है, पूरा पानी नहीं बरसता। अनियमितता यानी रेगुलर नहीं होती। जनवरी के फर्स्ट वीक में हो गई, जैसे इस साल क्या हुआ, जनवरी थोड़ी लेट, मान लो जुलाई में वही होती है ना खरीफ की। अब जुलाई में काफी जून के लास्ट में एक बार बारिश आई थी, फिर जुलाई में काफी दिनों तक आई नहीं बारिश। तो किसानों को चिंता होने लग गई कि क्या होगा अगर फसल नष्ट हो गई। तो अब क्या है कि किसान कई बार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बुआई नहीं करते थे। पहले क्या स्थिति थी कि चलो बोते नहीं, हर साल फसल नष्ट हो जाती है, क्या मतलब बोने से, खाद बीज के पैसे नहीं आएंगे अपने। तो अब किसान निश्चिंत रहता है कि कोई बात नहीं, अगर फसल नष्ट भी हो गई तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने को पैसे बीमा कंपनी देगी। तो देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई। क्यों लाई गई? देश का आर्थिक विकास करने के लिए, कृषि का विकास करने के लिए, यानी किसान ज्यादा से ज्यादा बुआई करे खेतों में, डरे नहीं वो प्राकृतिक आपदाओं से, जानवरों से, रोग से। कोई बात नहीं, रोग लग भी गया, अपना कोई नुकसान नहीं होना, वो तो बीमा कंपनी का होना, बीमा कंपनी देगी। अभी जैसे उड़द में रोग लगा तो किसानों को ज्यादा टेंशन नहीं है, हालांकि उसका प्रोडक्शन तो अधिक आता, इतना पैसा तो वो देगी नहीं बीमा कंपनी, लेकिन फिर भी जितना पैसा उनका लगा उससे तो काफी ज्यादा पैसा उनको मिल जाएगा वहां। तो ये है कि भाई कम से कम फायदा नहीं हुआ तो घाटा भी नहीं हुआ। तो किसान क्या होता है कि फसल बोने को प्रेरित होता है, वो निडर होकर बुआई करता। वरना पहले क्या था, कई लोग तो बोते ही नहीं थे खेतों में। तो 4 खेत है किसान के, 2 में बोया, 1 में बोया, बाकी नहीं बोया, तो क्या मतलब, बोने से हर साल ही फसल खराब हो जाती है। समझ गए? अब निश्चिंत रहता है वो। तो इससे देश में कृषि उत्पादन बढ़ेगा ना। इसका पर्पस भी ये था, किसानों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करना और देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना, ये पर्पस था इस स्कीम का। तो उसमें ये सफल रही। अब इसको देखो, इसकी कुछ और विशेषताएं अपने को समझनी है। कि आपको जैसे फसल बोई किसान ने, तो सुरक्षा या फसल का बीमा कब से शुरू होता है? पहली बात तो बुआई से लेकर कटाई के बाद 14 दिन तक या 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह या 14 दिन तक, यानी बीमा कब किस अवधि का मिलेगा आपको? आज आपने फसल बो दी तो आज से आपका बीमा शुरू हो गया। अब इसमें क्या है नियम कि आपको 10 दिन के अंदर, बुआई से 10 दिन के अंदर सूचना देनी होती है बीमा कंपनी को। जनरली बैंक में देते हैं सूचना, तो बैंकों में सूचना देनी होती है अपने को कि हमने ये फसल बोई है, साहब जाके देख लो आप। समझिए? तो बुआई से 10 दिन के अंदर अंदर सूचना देनी होती है। अब क्या होता है यहां पर, बुआई से लेकर, यानी आज फसल बोई, कल ही मान लो वो बीज ही खराब हो गया अंदर, किसी कारण से बाढ़ आई, पानी बहा कर ले गया उसको, बीजों को ही, तो भी बीमा मिलेगा उसको। समझ गए आप? यानी फसल ऊपर आई नहीं, पौधा उगा ही नहीं, ऊपर नहीं आया, अभी बीज ही पड़ा अंदर खेत में, फिर भी बुआई हुई, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी अगर वो बह गया बीज, तो भी क्या होगा, बीमा कंपनी उस किसान को
क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। समझिए? तो इसमें बीमा कब से शुरू होता है ये अपने को याद रखना। जिस दिन अपन ने फसल बोई वहां से बीमा शुरू हो जाता है, जो फसल कटने के 14 दिन बाद तक। जैसे भाई गेहूं की फसल है, अब काट दी किसान ने। अब काटते ही तो चूंकि गीला होता है गेहूं का पौधा, भाई उसमें जो बालियां होती है गेहूं के पौधे में, जिनमें गेहूं के दाने होते हैं वो गीले होते हैं। अब गीले को तो थ्रेशर में निकालने से रहे तो सुखाना भी तो पड़ता है ना उसको। ये 14 दिन बाद तक का सिस्टम क्यों रखा गया कि भाई आज किसान ने फसल काटी गेहूं की, काट के खेत में उसको रख देते हैं। समझ गए? खेत में रख देते हैं ना उसको। किसान सुखाने के लिए रखता है, चौड़ाई में इतनी जगह घर पे होती नहीं तो खेत में रखता है। तो खेत में रखता हुआ सुखाने के लिए, फिर सूर्य की रोशनी भी चाहिए तो खुले में रखी जाती है। अब रख दिया, मान लो आज फसल काटी खेत में रख दी, 2 दिन बाद ही ओलावृष्टि हो गई, जनरली हो जाती है फरवरी मार्च में, कई बार हो गई, उधर फसल सारी नष्ट हो गई। मान लो गेहूं की फसल है या सरसों की फसल है तो फसल सारी नष्ट हो गई। नष्ट कैसे होती है कि ऊपर से जब ओला गिरेगा तो वो दानों को उस बाली से बाहर निकालकर मिट्टी में मिला देगा नीचे जमीन में। समझ गए? तो अब जमीन से आप उसको इकट्ठे नहीं कर सकते थे, यानी एक तरह से वो फसल चली गई, आप में आई नहीं। तो इसमें क्या दिया गया है, उनको किसानों को फैसिलिटी दी गई है कि आपकी फसल कट गई तो भी हमारा काम अभी हमारी जो सेफ्टी है वो अभी जारी रहेगी। कैसे? कि आप 14 दिन का समय आपको दे रहे हैं। आज फसल काटी लेकिन आपको 14 दिन के अंदर अंदर उस फसल को थ्रेसर में निकलवा के, उस गेहूं को थ्रेसर में निकलवा कर घर पे लेके आना है। अब आप तो 1 महीने तक ही ध्यान नहीं, तो उसके 2 महीने पटक दी खेत में, तो उसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की नहीं है। बीमा कंपनी की जिम्मेदारी कब तक की है? कटने के 14 दिन तक। 14 दिन के अंदर अंदर आपको उस फसल को साफ करके घर लाना है। 14 दिन के अंदर नहीं लाए और बाद में अगर कोई नुकसान हो गया तो वो फिर आपकी रिस्क है। बीमा कंपनी उसका क्लेम नहीं देगी, उसका भुगतान नहीं करेगी। ये एकदम क्लियर रहना अपने को यहां। तो 14 दिन बाद तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपने फसल बुआई कर दी, इसकी सूचना बैंक में देनी होती है। बैंक से फिर वो जो बीमा कंपनी है उसके पास चली जाती है। अगर आप सूचना नहीं देते, जैसे 10 दिन बुआई से 10 दिन के अंदर सूचना नहीं दी ना, बाद में अगर फसल खराब हो गई आपकी, चाहे आप, तो फिर क्या होगा कि वो उसमें मानी नहीं जाएगी, वो मानते नहीं है। फिर नहीं आपने बोई नहीं, बोते थे, अगर बोई हुई होती तो फिर सूचना देते ना आप हमें। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, फसल बो दी तो उसकी सूचना 10 दिन के अंदर संबंधित बीमा कंपनी उसको बैंक को देनी है। जिस बैंक से आपने मतलब बैंक में नहीं होता है इसका बीमा जो होता है, जैसे ऋणी किसान, नॉन ऋणी किसान, अभी बताते हैं आगे। अब इसकी बात आती है प्रीमियम। प्रीमियम का क्या नियम है? तो अब देखो इसमें प्रीमियम फसल, एक टेबल बना रहा हूं मैं यहां, फसल में फसल और किसान, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। है ना? अब देखिए प्रीमियम का मतलब क्या होता है। आपने अपनी मोटरसाइकिल का बीमा कराया, किस बात का? कि यदि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो बीमा कंपनी यानी आपकी जिम्मेदारी होगी, बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होती है। मोटरसाइकिल की जितनी कीमत होती है आपकी उस गाड़ी की, वो पेमेंट फिर मोटरसाइकिल का कौन करेगी? आपको बीमा कंपनी करती है, अगर आपकी चोरी हो गई गाड़ी तो। या मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी का, आपने किसी को ठोक दिया, वो मर गया आदमी, तो उसको मुआवजा कौन देगा? वो बीमा कंपनी देगी, आपको देने की जरूरत नहीं होती है। ये बीमे के फायदे होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, बीमा करा दिया अपन ने जैसे मोटरसाइकिल का, अब बीमा करा लिया तो इसमें प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम का मतलब होता है कि हर साल अपने को बीमा कंपनी को चार्ज देना होता है, कुछ शुल्क होता है बीमा कंपनी का। जैसे मोटरसाइकिल है तो भाई हर साल 1500 रुपए आपको देने हैं उसके। कार है तो जैसे 10,000 रुपए देने हैं हर साल बीमा कंपनी को, है ना? पैसे देते हैं ना उसको। तो इस तभी तो वो रिस्क लेगी भाई। वो फोकट में क्यों लेगी? बीमा कंपनी है, वो फोकट में बीमा क्यों करेगी? उसकी क्या पड़ी है, उसको क्या फायदा है?
ये भी एक व्यवसाय है, बीमा भी एक प्रोफेशन है। तो इस व्यवसाय में क्या होता है, बीमा कंपनियां, जो व्यक्ति बीमा करा रहा है अपने खेत का या व्हीकल का, उससे प्रीमियम वसूलती है, यानी शुल्क वसूलती है, जिसको प्रीमियम कहते हैं। और यदि कोई नुकसान हो गया तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी होती है उसको नुकसान की भरपाई करे। तो अब इससे कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम का नियम क्या है कि फसल वाइज कर रखा है इन्होंने। तो जैसे खरीफ फसल में मान लो खरीफ फसल का बीमा कराया आपने। खरीफ फसल का मतलब हो गया आपकी जो जुलाई में बोई जाती है, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, उड़द है, कपास है, ये जो फसलें बोई गई, अब इनका बीमा कराया, तो इसमें प्रीमियम में कौन कितने पैसे देगा? तो किसान जो है ना, किसान तो देगा 2% सिर्फ, और ये देगी 49%, 49%, और ये भी देगी 49%। राज्य सरकार भी 49% देती है और केंद्र सरकार भी 49% देती है। मान लो किसी किसान ने अपने 1 बीघा उड़द का बीमा कराया, प्रीमियम लगा 100 रुपए, तो 100 रुपए में क्या होता है, किसान को तो 2 रुपए ही देने हैं। क्या समझे? बहुत कम राशि, नगण्य राशि है जो किसान द्वारा दी जाती है। तो 2 रुपए कौन देगा? किसान। तो बाकी जो 49 रुपए है वो देगी केंद्र सरकार, भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, और ये देगी राज्य सरकार। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार देगी 49 रुपए, और 49 रुपए ये देगी। किसान को 2 रुपए देने हैं। देखो कितनी अच्छी सुविधा दे रखी किसानों को। अब बात आती है रबी की। तो रबी में क्या होता है, हम गेहूं, चना, सरसों इत्यादि फसलें सम्मिलित करते हैं। तो इस रबी की फसल में क्या नियम है प्रीमियम का? तो इसमें नियम और सरल है। क्या है? किसानों के बहुत हित में है ये भी। 1.5% तो देगा किसान प्रीमियम का, और कितना बचा? 49.25% केंद्र सरकार देगी, और 49.25% ही राज्य सरकार देगी। देखो कितनी गजब की योजना है। किसान तो नाम मात्र का पैसा दे रहा है, यानी अब इसमें 1.5% ही दे रहा है ना किसान। इसका मतलब ये होगा कि मान लो किसान ने 1 बीघे चने का बीमा कराया बीमा कंपनी से, और प्रीमियम देना है 100 रुपए, तो 100 रुपए में किसान को तो 1.5 रुपए देना है। बाकी जो पैसे हैं वो तो सरकारी भुगत रही है। कितना? केंद्र सरकार 49.25 रुपए और राज्य सरकार 49.25 रुपए। अब यहां पे आप, ये क्या है, जैसे आपसे कोई निबंध में पूछ ले, या वैसे आईएएस में निबंध आया हुआ लोक कल्याणकारी सरकारें और कृषि, तो उसमें भाई लोक कल्याणकारी सरकार होने की वजह से तो ये सारी स्कीम, इस तरह की सुविधाएं किसानों को मिल रही है। आजादी से पहले ये बीमा कुछ नहीं था। भगवान भरोसे थे किसान और उनके खेत। राजा लोगों को कोई परवाह नहीं थी। पूरा खेत भी नष्ट हो गया तो राजाओं की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था, यहां तक कि बेचारे किसान भूख से मर जाते थे। तो ये क्या है? लोक कल्याणकारी, जो जनहितकारी सरकारों की देन है। चलिए आगे चलते हैं। प्रीमियम की बात हो गई। प्रीमियम से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना में दोनों सरकारों का अंश होता है, भागीदारी होती है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब आप आगे देखेंगे कि इस योजना के तहत बीमा किस कंपनी द्वारा किया जाता है। तो कंपनी, भाई जैसे आपका बीमा है तो वो LIC ने कर रखा है, भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने। आपकी व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, तो उसका बीमा यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ने कर रखा है, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने कर रखा है। वैसे यहां कौन सी कंपनी है? तो यहां है भारतीय कृषि बीमा कंपनी। आपसे कोई पूछ ले कि फसलों का बीमा कौन सी कंपनी करती है? भारतीय कृषि बीमा कंपनी। वैसे तो कई प्राइवेट कंपनीज भी करती है, लेकिन मुख्य रोल इसी का ही है।
भारतीय कृषि बीमा कंपनी, भारत सरकार ने स्थापित की है कंपनी, सरकार की है। तो ये कंपनी फसलों का बीमा करती है। आईसीआई वगैरह ये कुछ प्राइवेट भी है, लेकिन मुख्य रोल, मुख्य भागीदारी इस कंपनी की। तो इसका कंपनी का नाम याद करना है कि फसलों का बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। और मंत्रालय, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इस योजना की मॉनिटरिंग करता है, उसका नियंत्रण करता है? ये कंपनी भी उस मंत्रालय के अंडर में है। तो उस मंत्रालय का नाम है कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। देखो ये मंत्रालय और विभाग दो शब्द आते हैं। तो ये जो जैसे मंत्रालय है ना, ये तो कहलाता है केंद्र में, केंद्र सरकार, और राज्य सरकारों में इन मंत्रालयों को कहते हैं विभाग। जैसे दिल्ली में कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य मंत्रालय या चिकित्सा मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। और यहां क्या कहेंगे कि राजस्थान में चिकित्सा विभाग किसके पास है? विभाग शब्द बोलेंगे तो क्या कहते हैं? डॉक्टर रघु शर्मा के पास है। यानी क्या समझे आप? यहां विभाग बोलते हैं उसको राज्यों में क्या बोलते हैं? विभाग, और केंद्र में उसको मंत्रालय बोलते हैं। बस ये फर्क है, समझिए ना। यहां ये नहीं बोलेंगे कि गृह मंत्रालय राजस्थान में किसके पास है, या मान लो कि साहब जैसे चिकित्सा मंत्रालय किसके पास है, ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ क्या कहेंगे? चिकित्सा विभाग किसके पास है। और यहाँ कहेंगे, मतलब सॉरी, राज्यों में क्या कहेंगे? ये राज्य सरकार कि चिकित्सा विभाग किसके पास है, या चिकित्सा विभाग के मंत्री कौन है। और यहाँ क्या कहते हैं? चिकित्सा मंत्रालय किसके पास है, या चिकित्सा मंत्रालय के मंत्री कौन है। ये फर्क होता है। मंत्रालय और विभाग में थोड़ा ये अंतर होता है। तो यहां हमने लिखा मंत्रालय शब्द आ रहा है, इट मींस केंद्र सरकार से, इसका मतलब भारत सरकार, संघ सरकार। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इसका बीमा करती है। अच्छा, कौन से किसानों का बीमा किया जाता है? ये किन किसानों के खेतों का या किन किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है? तो इसमें जानेंगे, देखो ऋणी किसान, ऋणी किसान, और दूसरा होता है गैर ऋणी किसान। दो प्रकार के किसान होते हैं भाई। देखो, एक तो ऐसे किसान जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है या सहकारी समितियों से ऋण ले रखा है, उनको कहते हैं ऋणी किसान। जिन्होंने कर्जा ले रखा है फसल के लिए, फसल बुआई के लिए, या खेतों में कुएं वगैरह खोदने के लिए, खेतों का विकास करने के लिए, बंजर भूमि को उर्वरक भूमि में परिवर्तित करने के लिए। तो वो सारे किसान क्या कहलाते हैं? जो ऋण लेते हैं उनको ऋणी किसान कहते हैं। जो ऋण नहीं लेते उनको कहते हैं गैर ऋणी किसान। अब इसमें क्या है कि जो ऋणी किसान है ना, उनके लिए ये बीमा कराना अनिवार्य है। उनके खेत में जब भी फसल बोई जाएगी तो उनको अनिवार्य रूप से बीमा कराना ही है फसल का, वो मना नहीं कर सकते। स्वतः ही हो जाता है बीमा वहां बैंक में। अच्छा, आपने लोन ले रखा है, चलो बताओ क्या बुआई की इस साल फसल में? साहब इस बार हमने रबी में चने की बुआई की, चलो ठीक है, आपका बीमा हो गया। उसमें ऋणी किसान में तो ये ऋणी में आ गए ना, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है जिस किसान ने, क्रेडिट कार्ड धारी किसानों को बीमा कराना जरूरी होता है, कंपल्सरी उनके लिए। और गैर ऋणी किसानों के लिए क्या है? ये ऐच्छिक है, उसकी इच्छा है वो कराए या नहीं कराए। ऐसा किसान जिसने बैंकों से या सहकारी समितियों से लोन नहीं ले रखा है, उन किसानों के लिए अपनी फसल का बीमा कराना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऋण ले रखा है तो उनके लिए जरूरी है, कंपल्सरी है उनके लिए। ये याद रखेंगे। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऋणी किसान का मतलब अगर बाढ़ आई, अभी बिहार में फसल बह गई पानी में, तो नुकसान किसका हुआ? किसान का तो हुआ ही नहीं, बीमा कंपनी का हो रहा है। भाई ऋणी किसान है ना, ऋणी किसान के नुकसान हुआ फसल का, फसल बह गई, ठीक है। अब किसान ने क्या है कि ऋण ले रखा, मान लो एसबीआई से, वहां बिहार में पटना की बात करें तो पटना का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उससे लोन ले रखा है।
अब पैसा किसका डूबा? बैंक का डूब गया ना, वो ऋण कहां से चुकाएगा किसान? वो कह देगा मेरी तो फसल चली गई, मैं कहां से चुकाऊंगा? और मजबूरी, वास्तव में सही बात है, वो चुका भी नहीं सकता, स्वाभाविक ही है ना, चुका सकता भी नहीं है, वो बहाने भी नहीं बना रहा है। तो अब क्या होता है कि ऐसे तो फिर बैंक सारे डूब जाएंगे, तो बैंकों को बचाने के लिए क्या किया गया भाई? जो बैंकों से लोन ले रखा है जिन किसानों ने, उनके लिए कंपल्सरी कर दो। तो उधर से क्या आगे फसल चली भी गई, अभी बाढ़ में डूब गई, जैसे फसलें, मक्का की फसल डूब गई, तो अब मक्का वाले किसान ने हालांकि किसी बैंक से लोन ले रखा है, लेकिन बैंक को घबराने की जरूरत नहीं, बैंक की तो किस्तें आती रहेगी, क्योंकि किसान के आर्थिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान को तो वो फसल डूबने का मुआवजा बीमा कंपनी दे देगी, उस पैसे को फिर वो जाके बैंक में जमा करा देगा, समझे आप? इसलिए सरकार ने ऐसा नियम बना रखा है ताकि बैंकों को नुकसान नहीं हो, वरना किसान डूबता है ना तो फिर बैंक को डूबना पड़ता है, या सहकारी समिति से ले रखा उसने ऋण तो उसको डूबना पड़ता है। अब यहाँ गैर ऋणी जिन्होंने लोन नहीं ले रखा है उनके लिए कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि उनको अगर फसल बह भी गई तो नुकसान सिर्फ उसको ही झेलना पड़ेगा। किसको? किसान को ही झेलना पड़ेगा, उसमें बैंक वालों के कोई फर्क नहीं पड़ेगा या सहकारी समिति के फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो क्या कर रखा है? उन्होंने तो लोन नहीं दे रखा किसानों को, है ना? इसको थोड़ा आप एच के बजाय आप यहां देखिए, इसको वैकल्पिक लिखें तो ज्यादा सही शब्द रहेगा। वैकल्पिक, वैकल्पिक ये अनिवार्य कंपल्सरी हो गया, तो वैकल्पिक है। वैकल्पिक का मतलब वो चाहे तो करा सरकार, नहीं चाहे तो नहीं कराएगा, ये चीज भी कह सकते हैं, वैकल्पिक उपयुक्त शब्द है, तो ये वैकल्पिक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका लास्ट फैक्ट है वो लिखा देते हैं आपको। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब चलिए कि दावों का भुगतान, मान लो बिहार में इस साल किसानों की मक्का की फसल बह गई और उन्होंने बीमा करा रखा है, तो वो जो पेमेंट आएगा बीमा कंपनी से, मुआवजा जो आएगा, इसको कहते हैं दावो, क्लेम बोलते हैं इंग्लिश में, पेमेंट ऑफ क्लेम्स। तो दावों का जो भुगतान होता है, दावों का मतलब समझ गए ना, फसल डूब गई, उसकी फसल बह गई पानी में, तो अब वो दावा करेगा बीमा कंपनी से कि आपने मुझे गारंटी दी थी कि आप तो मेरे को 100 रुपए प्रीमियम जमा करा दो, सरकार, दोनों सरकारें, आप किसान मिलकर, और अगर आपकी फसल नष्ट हुई तो उसकी जिम्मेदारी हमारी हो गई, हमारी होगी, तो अब ले आप जिम्मेदारी और मुझे मुआवजा दो। इसे कहते हैं दावा, क्लेम। मोटरसाइकिल वगैरह में वैसे होता है क्लेम करना। तो दावों का जो भुगतान होता है ना, फिर वो क्लेम करेगा किसान और पेमेंट कौन करेगा? बीमा कंपनी करेगी। तो वो भुगतान की क्या प्रक्रिया है, ये भी बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया है। तो इसमें क्या किया है, यहां याद क्या रखना अपने को, 2017 से, स्कीम तो 2016 से थी, 2017 से इन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट डीबीटी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा, या प्रत्यक्ष को आप सीधे भी कह सकते हो, सीधे लाभ अंतरण। लाभ का मतलब उसको पैसा दिया जा रहा है किसान को, या किसी लाभार्थी को अपन को पेमेंट कर रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का संबंध केवल बीमा से नहीं है, सभी स्कीम, जैसे आपने शौचालय बनाए तो वो भी डीबीटी के तहत आपके यहाँ पैसा आया। पीएम किसान सम्मान निधि है, अभी किसानों को पैसा मिल रहा है ना, 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं, जैसे 6,000 रुपए साल के मिलते हैं सरकार से, केंद्र सरकार दे रही है, तो वो भी इस तरीके से, ये तरीका पेमेंट करने का। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है? दिस इज द मोड ऑफ पेमेंट टू द बेनिफिशरीज। समझ गए? जो लाभार्थी हैं उनको पेमेंट करने का माध्यम है, एक तरीका है। इस तरीके से सरकार पेमेंट करती है आजकल। उनकी कोई भी स्कीम हो, नरेगा हो या
ये स्वच्छता वाली शौचालय वाली स्कीम है, या पीएम सम्मान निधि है, पीएम कल्याण कोष है, या और जितने भी स्कीम है सरकार की, इंदिरा आवास वगैरह, ये जो भी है प्रधानमंत्री आवास योजना है, इनमें क्या होता है, पेमेंट जो दिया जाता है संबंधित लाभार्थी को, संबंधित व्यक्ति को या संबंधित गरीब व्यक्ति को, वो सरकार इस तरीके से देती है। इसमें होता क्या है, इसका नाम देखो, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। प्रत्यक्ष का मतलब सीधे, लाभ का मतलब पैसे, अंतरण का मतलब देना, प्रदान करना। तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का मतलब ये होगा कि सरकार सीधे किसान को पेमेंट करेगी, बीच में कोई नहीं होगा, कोई सरकारी अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं होगा। सब उस किसान का, उस लाभार्थी का अकाउंट नंबर, बैंक खाता संख्या सरकार के पास होगा और सरकार सीधे उस बैंक खाते में पैसे डाल देती है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। और यहाँ बीमा के दावों का भुगतान भी 2017 से कैसे कर दिया गया, सीधे बैंक में जमा हो जाते हैं किसान के खाते में पैसे। केस का लेन देन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि गांव में ग्राम सेवक गया, ग्राम विकास अधिकारी गया या पटवारी गया और उसने केस पैसे दे दिए, सरकार से आए 5000 और उसने 4000 ही दिए कि चलो 4000 ही आए तुम्हारे तो है। या मान लो जो समझता भी हो, जिसको मालूम भी हो, तो वो कह देंगे यार 1000 तो मेरे आने जाने का पेट्रोल का खर्चा हो गया, 4000 तुम पकड़ो। तो ऐसे लीकेज होता था फंड का। सरकार ने दिए, 1 रुपया भेजा दिल्ली से, क्या कहते थे, राजीव गांधी ने क्या कहा था कि 20 पैसे पहुंचते किसान के पास, 80 पैसे तो बीच में लीक हो जाते हैं, लीकेज हो जाता है, पानी जैसे निकल जाता है ना, बिसलपुर से लाइन गई हुई पानी की जयपुर, तो बीच में कुछ पानी निकल जाता है, वैसे पैसे निकल जाते थे। अब इसकी इस तरीके से क्या है, पूरा का पूरा पैसा, जितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया है वो पूरा का पूरा कहां पहुंचेगा, किसान के पास पहुंच जाएगा, उसकी जेब में, उसके खाते में जमा हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। तो इस बीमा में क्या होता है, बीमा कंपनी मान लो जिस किसान की फसल नष्ट हुई है, उस किसान के खाते में सीधे मुआवजे का पैसा जमा कर देती है। तो अब आप समझे ना, इसका लाभ क्या हुआ, इससे भ्रष्टाचार नहीं होता है, सारे पैसे किसान के पास चले जाएंगे। और इसमें क्या है कि ये संभव किससे हुआ, आधार कार्ड का बड़ा रोल रहा इसमें। आधार कार्ड के से सत्यापन के आधार पर भाई वेरिफिकेशन भी तो होगा ना उसका। मान लो एक ही किसान के 4 खाते हैं, अब सरकार ने पैसा दिया, अलग अलग खातों में डाल दिया, उसमें भी डाल दिया, एक ही आदमी ने अलग अलग बैंकों में करा दिया बीमा, एक ही फसल का बीमा मान लो किसी ने बड़ौदा बैंक में भी करा दिया है, किसी ने बड़ौदा में करा दिया, उसने एसबीआई में भी करा दिया, पीएनबी में भी करा दिया। अब क्या होगा कि बीमा, खेत तो एक ही, फसल एक ही, 1 बीघा ये जमीन, वही उड़द की फसल, उसका 3 जगह से मुआवजा उठागा, तो फिर तो सरकार की चुना लग गया है ना इससे। तो इससे रोकने के लिए क्या करते हैं, आधार कार्ड से जुड़े हुए वो खाते, उसके 10 खाते भी होंगे ना, तो आधार कार्ड नंबर तो सब में सेम ही होगा। अगर एक आधार कार्ड वाले खाते में पहले पैसा जा चुका है, तो दोबारा उस आधार कार्ड नंबर वाला कोई दूसरा खाता है किसी बैंक में, उसमें पैसा नहीं जाएगा, एकदम से वो रिजेक्ट कर देगा कि आई हैव पेड द सच आधार कार्ड होल्डर, समझ गए, आधार नंबर होल्डर। तो इसमें क्या होता है, यानी डबल पेमेंट नहीं हो सकता, किसी को दोहरा लाभ नहीं उठा सकता, कोई सरकार के साथ चापलूसी नहीं कर सकता किसान भी। तो इसमें किससे संभव हुआ, आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड से सत्यापन, सभी स्कीम्स में ऐसा ही है, बीमे की बात नहीं है, और भी स्कीम है, पीएम सम्मान निधि में भी यही है। एक किसान के कई खाते होते हैं बैंकों में, ऐसे तो उसको 6-6 हजार रुपए कई खातों में जमा हो जाएंगे, तो आधार कार्ड से उसको पकड़ लेते हैं। आधार कार्ड तो एक ही होगा, यानी मान लो किसी के 4 खाते हैं बैंकों में, तो चारों में आधार कार्ड नंबर तो एक ही रहेगा, आधार नंबर तो एक रहेगा ना उसका, तो एक रहेगा, बस वो एक में जाएगा पैसा, डबल नहीं जाएगा, वो रिजेक्ट कर देगा पेमेंट। कंप्यूटर में ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो समझ गए आप, डीबीटी के माध्यम से इसमें दावों का भुगतान किया जाता है, ये याद रखेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में एक भ्रम होगा कि साहब जैसे कोई किसान चालाक हो, उसने एक ही अपने खेत का एक बीघा खेत है जैसे चने का, अब उसका 1 बीघा खेत का अपने नाम से भी बीमा करवा लिया और किसी दूसरे बैंक में जाकर पत्नी के नाम से बीमा करा लिया, और उधर से बीमा कंपनी से दोनों खातों में पैसे ले लिए, चूंकि आधार कार्ड तो दोनों के अलग अलग है, तो इसका तो मिसयूज हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन कारण क्या है कि जब बीमा किया जाएगा तो बीमा करते वक्त वो बैंक वाले और बीमा कंपनी ये देखती है
कि वो जमीन किसके नाम है। जिस व्यक्ति के नाम जमीन होगी उसी के नाम से बीमा होगा। यानी जैसे पति के नाम है जमीन तो पति के नाम से बीमा होगा, और पत्नी के नाम है तो फिर पत्नी के नाम से होगा। तो पत्नी यानी दो बीमे नहीं हो सकते। तो पेमेंट भी जब बीमा एक आदमी के नाम से हो रहा है तो पेमेंट भी एक खाते में, उसी के खाते में आएगा। पत्नी के नाम जमीन है तो बीमा, उस खेत का बीमा किसके नाम होगा? पत्नी के नाम से। और जब पेमेंट आएगा वहां से तो पत्नी के खाते में आएगा, पति के खाते में नहीं आएगा।